सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसा कि आपको पता है एसएससी फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली है। 12 जून से पहले आपको फॉर्म फिल करने हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं, सारी डिटेल जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इंग्लिश क्लासेस के एंड 5 क्वेश्चन दे लेंगे हम जनरल अवेयरनेस के। क्वेश्चन है देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है, देखिए आपको इस तरह का एक फ्रेज दिया जाता है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक पर्सन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहा है, तो उसको एक वर्ड में कैसे बताएंगे आप, एक शब्द में। तो देखिए ऑप्शन में है वहीमेंट, मीक, एपैथेटिक, इम्पोर्टेंट। 5 सेकेंड का आपको वक्त मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। सो टाइम अप। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वहीमेंट होता है। देखिए इसका मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब होता है वहीमेंट। मीक जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, देखिए वो क्या होता है, मीक का मतलब होता है क्वाइट या जेंटल। जो पर्सन क्वाइट या जेंटल होता है उसको कहते हैं मीक। एपैथेटिक क्या होता है, देखिए शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट। एपैथेटिक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी भी काम में कोई किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहता है, कोई भी फीलिंग शो करता ही नहीं है, उसको कहते हैं एपैथेटिक। और इंपॉर्टेंट होता है पावरलेस, जिसके पास पावर कम होती है उसको कहा जाता है इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वहीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एंटोनिम आपसे पूछा है ऑपोजिट वर्ड। क्या है वर्ड, देखिए टेम्पेस्चुअस वर्ड है। टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है तूफानी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा आपसे पूछा है। एग्जामिन, टॉयल, स्ट्रेस या काम। आपका समय शुरू होता है अब। सो टाइम अप। तो इसका देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, काम। टेम्पेस्चुअस का मतलब तूफानी होता है, तो उसका उल्टा होगा काम। एग्जामिन का मतलब जैसे आप जानते ही होंगे, जांच करना, किसी चीज़ को जब जांचा जाता है उसको कहा जाता है एग्जामिन। टॉयल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम जब करवाया जाता है किसी से या कोई करता है उसको कहा जाता है टॉयल। एंड स्ट्रेस का मतलब आपको पता ही है तनाव होता है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, काम। ना क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आइडम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। आइडम एंड फ्रेज क्या होता है, देखिए इस तरह का एक फ्रेज आपको दिया जाता है, जैसे इसमें पूछा गया आपसे ऑन थिन आइस। इसमें आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है जो कि इस फ्रेज को डिफाइन कर रहा है। ऑन थिन आइस का मतलब इसमें से क्या है, टू कीप फेलिंग आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स। रिपीटेड एफर्ट्स के बाद भी फेल हो जाना, एक रिस्की सिचुएशन में होना। टू कीप वन कूल इवन इन टफ सिचुएशन, किसी टफ सिचुएशन में अपने आप को कूल रखना। या टू एंडोर हार्श विंटर, हार्श विंटर को पास आउट करना, हार्श विंटर जो होता है उसको बर्दाश्त करना। तो आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में, आपका समय शुरू होता है। सो टाइम अप। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन बी, इन अ रिस्की सिचुएशन। ऑन अ थिन आइस का मतलब होता है, देखिए थिन आइस अगर है तो मतलब क्या है, देखिए पतली सी आइस है, अगर आप उस पर पैर रखेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो इसी के थ्रू इसको देखिए समझाया जाता है। आइडम एंड फ्रेज को कोई रिस्की सिचुएशन को कहा जाता है ऑन अ थिन आइस। ना देखिए बच्चों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आपको एक तरह का सेंटेंस दिया जाता है, आपको बताना होता है करेक्ट वर्ड कहाँ क्या आएगा। ये जो अंडरलाइन होता है उसकी जगह पे सेंटेंस है, देखिए रीड इन ऑर्डर बिकम वाइज। तो इस बिकम की जगह पे क्या आएगा, रीड इन ऑर्डर टू बिकम वाइज, टू बिकम वाइज, टू हैव बिकम वाइज या नो इम्प्रूवमेंट। आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, आपका समय शुरू होता है अब। सो टाइम अप। आंसर इस क्वेश्चन का देखिए टू बिकम वाइज। जब भी आप देखेंगे इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही जवाब बहुत ही आसान था, रीड इन ऑर्डर टू बिकम वाइज। इन ऑर्डर के साथ हमेशा टू लगाएंगे। ना देखिए आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 स्पेलिंग्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। तो देखिए आपका समय शुरू होता है, आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में इसका।
सो टाइम अप। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो है देखिए ऑप्शन ए स्टोइकली। स्टोइकली का मतलब क्या होता है देखिए कि ऐसा पर्सन या ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई पर्सन बहुत ही कूल रहता है, डिटैच रहता है, जो इस तरह से देखिए आपको दिखाया गया है। डिटैच पर्सन जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास क्या चल रहा है, इस तरह के पर्सन को कहा जाता है स्टोइकली पर्सन। और भी देखिए अलग अलग स्पेलिंग दी गई थी, बट करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ना देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमने एक क्वेश्चन आपको बताए हैं ताकि जिस भी मीडियम से आप हैं आपको समझ आ पाए उसमें अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? हु वॉज फोर्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपको देखिए, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, महलनोबिस या VKRV राव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट की थी नेशनल इनकम इन इंडिया में। कब किया था इन्होंने? देखिए इन्होंने किया था सन 1867 से 1868 के बीच में इन्होंने किया था। और इन्होंने क्या किया था देखिए, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। उस समय पर कैपिटा इनकम क्या होती है देखिए, प्रति व्यक्ति आय। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो हर एक पर्सन की कितनी आय होगी, इस ये कैलकुलेट किया जाता है पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कैलकुलेट की थी उस समय 20 रुपये। तो ये सही जवाब है इसका देखिए ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है देखिए, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WTO? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 जेनेवा, न्यूयॉर्क, यूरेग या दोहा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जेनेवा में है। किसका हेडक्वार्टर? देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। जेनेवा कहाँ है? देखिए स्विट्जरलैंड में है ये जेनेवा। और ये देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल मतलब ये जो अलग अलग देश होते हैं उनके बीच में किस तरह से व्यापार होना है, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या रेट्स फिक्स होने हैं, सब कुछ जो है वो तय किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय। तो भारत में पूछा है आपसे, इंडिया में किसके द्वारा की जाती है मनी सप्लाई कंट्रोल? भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं वित्त आयोग, जिसको हम फाइनेंस कमीशन कहते हैं, व्यापारी बैंक जिनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, या योजना आयोग जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है सारी ही मॉनेटरी सप्लाई जो है वो पूरी कंट्रोल की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। फिर क्या होता है देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं अलग अलग बैंक्स में कितना इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, जो भी लोन वगैरह होता है वो सब रेगुलेट करती है, वो सब मैनेज करने का काम होता है इसका। और ये क्या करती है, रिजर्व्स भी मेंटेन करके रखती है ताकि अगर किसी तरह की शॉर्ट सप्लाई हो गई किसी चीज़ की तो रिजर्व्स जो है बैंक में मेंटेन रहे, ताकि वो उस समय पे किसी की तरह की अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस समय जो है फंडिंग की जा सके। तो सारे ही जो रिजर्व होते हैं वो मेंटेन करके रखने का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये सारे रेगुलेट करके रखती है सारी ही गाइडलाइंस इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है देखिए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए देखिए, कुंचिकल जलप्रपात, कोटालम प्रपात, शिमला प्रपात या होगेनकल प्रपात। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कुंचिकल जलप्रपात जो है, कुंचिकल फॉल, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। ये कहाँ प्रेजेंट है देखिए, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। और ये हाईएस्ट इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है और एशिया का ये सेकंड नंबर पे आता है ये वाटरफॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है तो वो देखिए एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है वो प्रेजेंट है वेनेजुएला में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट रीजन इन जूट प्रोडक्शन? ऑप्शन में है देखिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल है देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का, वेस्ट बंगाल में होता है। जूट एक तरह की देखिए क्रॉप होती है, जूट के आपने बैग्स देखे होंगे, इस तरह का होता है जूट। तो इसमें देखिए 83 डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के 83 डिस्ट्रिक्ट में अलग
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है, इसमें देखिए वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, यूपी, त्रिपुरा एंड मेघालय। बट देखिए वेस्ट बंगाल अलोन ही 50% ऑफ रॉ जूट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतने सारे ही डिस्ट्रिक्ट में से अकेले वेस्ट बंगाल में ही 50% जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे, देखिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश क्लासेस के। और देखिए बच्चों, अगर आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने हैं तो उसका लिंक हम यहाँ पर आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।